हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल एलुनी छिरोदार। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि कलाम बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें कई सारे डिफरेंट कोर्सेज किए जा रहे हैं। ठीक है, कराए जा रहे हैं। लाइक हमारा बीएससी बीएड हो गया, बीए बीएड हो गया, एमएड हो गया, बीकॉम हो गया। ठीक है, देन उसके लिए हमने ये सोचा कि देखिए, जब हम कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उसके लिए हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। एक तो उसका पीवाईक्यूज, दूसरा सिलेबस। ठीक है, अगर आपके पास ये प्रॉपर रहेगा, मतलब सॉल्यूशन ऑफ द पीवाईक्यूज एंड द सिलेबस, तो आप क्या कहेंगे कि उससे डाइवर्ट नहीं होंगे कि आपको क्या रेलिवेंट चीज पढ़नी है और क्या छोड़नी है। बिकॉज देयर इज नंबर ऑफ थिंग, आपको मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा या आपके पास कुछ और भी बुक अवेलेबल है कि आप पढ़ रहे हैं। बट अगर आपके पास ये दोनों चीजें होंगी ना, देन आप प्रॉपरली उसकी प्रिपरेशन कर सकेंगे और आप डिफरेंस कर सकेंगे कि भाई क्या रेलिवेंट है और क्या इररेलिवेंट है। ठीक है, इसी के लिए हम क्या कह रहे हैं कि कलाम सीरीज में ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोगों को। इससे पहले और भी कई सारी वीडियोस आपको अपलोड की जा चुकी हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। ठीक है, अभी हम आज बात करेंगे इसमें इकोनॉमिक्स बीकॉम की। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, देन उसमें आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि किस एरिया में किस तरह से क्वेश्चंस वो पूछता है। ऐसा नहीं कि हम थ्योरी पढ़ते रहे और हमको ये पता ना हो कि किस तरह से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं। ठीक है, देन बेसिकली हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 10 क्वेश्चंस है। 10 क्वेश्चंस हमारे इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चंस हमारे इकोनॉमिक्स से हैं। देन बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स आपको इतना भी आता है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली चीज क्या है, क्या सा सब्जेक्ट, इसमें क्या स्टडी होती है, देन हम ये भी जानते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स को दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। ठीक, माइक्रो क्या होता है, बेसिकली कंसेप्चुअल इकोनॉमी होती है। लाइक जो भी कोर इकोनॉमी होती है उसको हम पढ़ते हैं माइक्रो में। ठीक है, और मैक्रो जो होती है, और हम माइक्रो को ये भी बोल सकते हैं कि भाई व्हेन वी स्टडी एट इंडिविजुअल लेवल, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिविजुअल लेवल पर और ग्रुप ऑफ पीपल का जब हम मेजर करते हैं वो हमारा माइक्रो होता है। और मैक्रो को क्या होता है कि जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं एज अ होल, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमी। अभी जो मैक्रो इकोनॉमी है ना, उसमें देखिए बेसिकली क्या क्या आता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। लाइक सपोज करो माइक्रो में हम क्या कर रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल बंदे की कितनी इनकम है या ग्रुप ऑफ पीपल की कितनी इनकम है, वो इकोनॉमिक में कितना इनकम जनरेट कर रहा है, कितना उसका सैलरी इन्वेस्टमेंट है, कितना सेविंग है, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो जीडीपी में, ये सब। ठीक है, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन। और यहाँ पर क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमी में पूरा एज अ होल स्टडी करते हैं, पूरी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, यानी पूरी कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना सेविंग है, कितना इनकम जनरेट कर रही है पब्लिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देन अभी यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग से भी आते हैं, बिकॉज बैंकिंग एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी को रन कराने में। ठीक है, और हमारे यहाँ जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में आई होप सो कि आप अच्छे से जानते होंगे, मुझे इसके बारे में डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखो क्या होता है कि जो क्वेश्चन है बेसिकली हम उस पर आते हैं। ये देखिए सीरीज बी है और क्वेश्चन नंबर 2023-2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अभी बेसिकली देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्या है, इन इंडिया देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1, M2, M3 एंड M4 ऑफ दीज। इसमें M1 क्या है? ठीक है, देन सबसे पहले आपको अगर पता ही नहीं होगा कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होता क्या है, देन आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे, आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता नहीं होगा। देन इसलिए हमको इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करने की जरूरत है कि ये होते क्या है और कैसे इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं, लाइक बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये हमारा बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, बात क्या हो रही है बेसिकली, मनी सप्लाई। क्वेश्चन क्या है, मनी सप्लाई। क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई
ये है देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, M1, M2, M3 एंड M4। तो बेसिकली मनी सप्लाई क्या होती है? बेसिकली मनी सप्लाई क्या होती है, देखो जब कोई भी इकोनॉमी मतलब रन कर रही होती है, देन उसमें मनी का सप्लाई होना और डिमांड होना ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। देन बेसिकली मनी सप्लाई क्या होती है उस पर बात करेंगे हम कि इसको हम अगर डिफाइन करें देन ये क्या है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेशन, ठीक है, मनी सर्कुलेशन, टोटल स्टॉक ऑफ सर्कुलेशन इन इंडियन इकोनॉमी अमंग्स द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम मेजर करें कि कितना सप्लाई हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है मनी का, दैट इज कॉल्ड द सप्लाई ऑफ मनी। अभी क्या होता है कि इसको जो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने 1977 में क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, कि भाई इसको हम क्लासिफाई करें कि M1, M2, M3 एंड M4, क्योंकि इसमें डिपॉजिट होता है, ठीक है। M1 कौन सा हम किस कैटेगरी में हम कौन सा डिपॉजिट रखें, यानी हम बैंक में डिपॉजिट कौन करता है, कॉमन लोग भी करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का अकाउंट भी होता है, ठीक है, और इसके अलावा फॉरेन अकाउंट भी होते हैं, इसके अलावा और भी जैसे और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब क्या होते हैं, बैंक आरबीआई के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे कि डिपॉजिट करके, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो सब बैंक्स होती हैं वो भी डिपॉजिट करती हैं आरबीआई के साथ। अभी देखो क्या होता है कि जब आरबीआई के साथ डिपॉजिट करता है, लाइक सपोज करो हम बैंक की बात कर रहे हैं, सब बैंक की, जो एसबीआई हो गया या जितनी भी आरबीआई से छोटी बैंक होती है, जहां पे हम डायरेक्टली जाके अपना क्या कर सकते हैं, अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आरबीआई के पास नहीं जाते, ठीक है। देन क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मनी सप्लाई एक चीज होती है और एक्सपेंशन ऑफ द मनी सप्लाई, क्योंकि इकोनॉमी को रन कराने के लिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन क्या होता है कि जब मनी सप्लाई हो रही होती है, लोगों के पास डिमांड बढ़ती है ना, डिमांड बढ़ती है कि भाई लोग जाके डिमांड करते हैं, जो इन्फ्लेशन बढ़ता है। देन उसके बहुत सारे प्रोविजन की वजह से क्लासिफाई किया गया कि भाई M1 में क्या कौन सी रखनी है, M2 में कौन सा रखना है, M3 में क्या रखना है, M4 में कौन क्या रखना है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब बैंक में डिपॉजिट हम लोग करने जाते हैं, तो वो सिंपल कभी पैसे की फॉर्म में ही तो नहीं होता ना, गोल्ड की फॉर्म में भी होता है, और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी फॉर्म में हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, अपनी ज्वेलरी भी कर देते हैं, और भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं एम नॉट की, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, M0 है, M1 है, M3 है, M2 भी आएगा पहले इसमें, M2, M3 और M4, ठीक है। तो इसको देखो हम क्या कह रहे हैं, इसको जो है ना, ये M0 जो है, इसको हम क्या कह सकते हैं, रिजर्व मनी भी कहते हैं, इसके डिफरेंट नाम है, रिजर्व मनी भी बोलते हैं और हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी। इसके अलावा हाई पावर्ड मनी हो गया मॉनेटरी मनी और बेस मनी, ठीक है, बेस। इसका डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ currency circulation in the economy, in the economy plus bankers deposit with RBI plus other deposit with RBI, others deposits with RBI, ठीक है। देखो इससे बेसिकली क्या होता है
इससे देखो बेसिकली क्या होता है कि ये रिजर्व मनी है। अभी ये रिजर्व मनी क्यों है, इसमें करेंसी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, यानी कि कितना सर्कुलेशन है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, कितना करेंसी सर्कुलेट हो रही है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी कि जितने भी बैंकर्स हैं, मतलब डिफरेंट जो बैंक्स हैं वो डिपॉजिट कर रही हैं आरबीआई के पास, ठीक है, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, यानी बैंकर्स डिपॉजिट लाइक सब बैंक है हमारी, सब बैंक है, उसमें क्या रहता है ना, जैसे सब बैंक है हमारी, एसबीआई हो गया, है ना, और भी बैंक्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, सीआरआर की फॉर्म में, एसएलआर की फॉर्म में ये डिपॉजिट कर रही हैं विद आरबीआई, ठीक है। जब आरबीआई इनको पैसा दे रहा होता है देन इनको एज अ सिक्योरिटी कुछ पैसा कुछ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। देन वो एससीआरआर और एसएलआर की फॉर्म में डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, अदर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, यानी कि अदर डिपॉजिट का मतलब देखो क्या है कि बैंकर्स भी इसमें डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि गवर्नमेंट का भी अकाउंट होता है इसमें एंड जो फॉरेन अकाउंट होते हैं वो भी इसमें डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। फॉरेन से अगर कोई बंदा यहाँ इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहा है या कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाह रहा है तो उसको अपना अकाउंट बनवाना होता है आरबीआई में, वो डिपॉजिट करता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वो भी कुछ डिपॉजिट यहाँ पे करता है। देन ये अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। अभी बात होती है M1 की, ठीक है। M2 अब बात होती है M1 की। ये क्या था, ये M0 था, ठीक है। इसको रिजर्व मनी बोल रहे हैं, यानी कि ये सब मिला के जितना भी आरबीआई के पास है वो रिजर्व मनी कहला रहा है, ठीक है। अब बात होती है M2 की। M2 बेसिकली देखो क्या होता है, करेंसी विद, M2 होता है करेंसी विद पब्लिक, है ना, एंड करेंसी विद पब्लिक, currency with public and demand deposit with banking system and demand deposit with banking system डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट्स। ये किसने, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, M2 में करेंसी विद पब्लिक, यानी कि करेंसी जो भी पब्लिक के पास है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, यानी कि वो लोग जो डिमांड देखो क्या होता है, जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं अपना बैंक में, आरबीआई में नहीं, जो सब बैंक है उसमें क्या होता है कि हम करंट अकाउंट भी बनाते हैं और सेविंग अकाउंट भी बनाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जब भी पब्लिक को जरूरत होगी वो क्या करेगा, जब भी पब्लिक को जरूरत होगी ना तो वो उसको विथड्रॉ कर लेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, विथड्रॉ कर लेगा। समझ आ रही है, इसको क्या करेगा, विथड्रॉ कर लेगा। दैट मीन्स कि इसके अलावा इसमें और क्या आएगा, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि M1 यानी करेंसी विद पब्लिक, और इसमें डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, यानी कि इसमें ऐसे अकाउंट ओपन किए जाते हैं जब पब्लिक को जब भी जरूरत पड़े वो विथड्रॉ कर ले अपनी मनी, तो इसलिए ये इसको क्या कहते हैं, लीस्ट लिक्विड मनी बोलते हैं। मतलब अगर सीरीज में देखा जाए तो सीरीज ऐसे लगती है, मतलब सीरीज ऐसे बनती है, M1 एंड M2 एंड M3, फिर हो गया M4, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये तो हमारा मोस्ट लिक्विड होगा, मोस्ट लिक्विड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, देन जरूरी नहीं है कि वो कैश फॉर्म में ही हम करते हैं, यानी कॉइन्स या फिर करेंसी की, पेपर करेंसी की फॉर्म में ही हम डिपॉजिट करते हैं। हम कुछ भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, लाइक
गोल्ड भी रखते हैं, कुछ भी, और हम जो भी हमारे पास ऐसा है कि जो बैंक में रख सकते हैं, तो हम उसको डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन अगर जब ट्रांजेक्शन आपको करना होता है ना, कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, कोई चीज परचेज करनी है, तो उसके लिए आपको कैश की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि हर कोई एक्सेप्ट करता है मनी को, बिकॉज मनी इज द मेजरिंग रॉड, ठीक है, और मनी के थ्रू ही क्या होता है कि सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और ये लीगल टेंडर है विच कैन बी एक्सेप्टेबल बाय ईच एंड एवरीवन, हर कोई इसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अभी देखो अगर इसका सीरीज बना है तो ये मोस्ट लिक्विड है, यानी मोस्ट लिक्विड का मतलब क्या है कि अगर बैंक में डिपॉजिट किया गया है, M1 की कैटेगरी में वो रखा गया है डिपॉजिट, ये मोस्ट लिक्विड इसलिए है कि जब भी जरूरत होगी ना किसको, पब्लिक को, वो निकाल सकता है और यूज कर सकता है। उसके बाद लेस ये है, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। M2 समझ आ गया। अभी क्या होता है M1, M3 की बात करता है, M3, ठीक है, होगा अब वो बात M3 का। M3 में क्या होता है, इसमें M1 आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज ब्रॉड मनी, इसमें से भी कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज ब्रॉड मनी और आपसे ऑप्शन दे दिए जाए M1, M2, M3, M4 या फिर M0, इसमें क्या होगा सही आंसर M3, ठीक है। अभी देखो क्या है, इसमें M3 में M1 होता है, जो भी M1 के हमारे जितने भी क्या क्या था M1 में, C था, डिमांड डिपॉजिट था, और अदर डिपॉजिट, ठीक है। M1 में यही तो था, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ठीक है, ये सब इसके कंपोनेंट थे। प्लस इसमें क्या आ जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट विद RBI, विद बैंकिंग सिस्टम बोल सकते हैं हम, विद बैंकिंग सिस्टम, विद बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या होगा कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, अभी जब हम बैंक में पैसा रखता है कोई भी कॉमन पब्लिक, कभी कभी तो वो करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में बनाकर उसमें डिपॉजिट कर देती है कि जब उनको जरूरत होगा वो वहां से विथड्रॉ कर लेंगे। बट कभी वो क्या करते हैं, इन फ्यूचर के लिए भी FD बना के फिक्स करते हैं, जो कि कुछ टाइम लिमिट के लिए होता है, कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। हम उस टाइम को कंप्लीट किए बगैर विथड्रॉ नहीं कर सकती पब्लिक, ठीक है, तो वो FD की फॉर्म में होता है, ठीक। हो सकता है कोई अपनी बच्चे के एजुकेशन के लिए कर रहा है, कोई अपने बच्चे की शादी के लिए कर रहा है, कोई और पर्पज से कर रहा है, कोई इंसर्जेंसीज, लाइक सपोज करो वो सोचे कि भाई लाइफ में कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाए जब हम पैसे की जरूरत हो, तो हम उसके लिए सेव करके रखते हैं इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि विथड्रॉ नहीं की जा सकती जब तक बैंक का टाइमिंग जो फिक्स की होती है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो ये M3 में आता है, ठीक है। इसलिए आपको देखो समझ आ रहा होगा, ये लीस्ट लिक्विड हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट भी आ रहा है। इसको हम इजीली क्या नहीं कर सकते, विथड्रॉ नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्या बचता है, M4, M4 में क्या आ जाएगा, M3 प्लस ऑल पोस्ट सेविंग विद बैंकिंग सेविंग, ठीक है, विद बैंकिंग सेविंग। इसमें क्या आ जाएगा, ऑल पोस्ट सेविंग विद बैंकिंग सेविंग, ठीक है। देन अभी क्या होगा, देखो M4 में क्या आ जाएगा हमारा, M3 भी आ जाएगा प्लस ऑल पोस्ट सेविंग विद बैंकिंग सेविंग, ठीक है। देखिए आप इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे फिक्स्ड इस पे आएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग, में आएगा, ठीक है। अभी ये समझ आया आपको, ठीक है। ये हमारा क्या है,
अब देखो आपको क्लियर हो जाएगा। इन इंडिया देयर आर 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई M1, M2, M3 एंड M4 ऑफ दीज M1। अब इसमें M1 क्या होना चाहिए? देखो करेंसी विद पीपल, करेंसी पीपल एंड डिमांड डिपॉजिट, ये किस में था? डिमांड डिपॉजिट हमारा किस में था? सेकंड वाले में था, ठीक है। करेंसी विद पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो अभी हमारा आई होप आपको आंसर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारा सी पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? करेंसी विद पीपल भी आ रहा है, ठीक है। हमने क्या सॉल्व करा था M1 में? करेंसी, ठीक है, यहाँ पे M1 सॉल्व नहीं करा है हमने। करेंसी विद पब्लिक, हाँ ये M1 है, मैंने यहाँ पे M2 डाल दिया है। ये हमारा M1 है, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? M1 ये हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारा M1 का हो जाएगा सी पार्ट, ठीक। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। M1 था, ठीक है। M3 को ऑलमोस्ट इसमें चला। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई ब्रॉड मनी के बारे में पूछे, ये हमारा हो जाएगा M3, हमारा ब्रॉड मनी है। और लीस्ट लिक्विड क्या हो जाएगा? ये हमारा लीस्ट लिक्विड है, लीस्ट लिक्विड। और मोस्ट लिक्विड कौन सा हो जाएगा हमारा? मोस्ट लिक्विड हो जाएगा हमारा M1, ठीक है। और नैरो मनी किसे कहेंगे? नैरो मनी हमारी M1 को ही कहेंगे, इसको ही नैरो मनी कहेंगे, नैरो मनी, ठीक है। देन अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, अब स्टार्ट होता है हमारा, देखिए क्या है ये क्वेश्चन नंबर 72, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एसोसिएटेड विद। अभी देखिए ये क्या है, ये आपको ये बेसिकली क्या बात हो रही है? मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। मार्केट की बात हो रही है, ये मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये है माइक्रो से, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी इसमें क्योंकि ये कंसेप्चुअल है, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, मार्केट बेसिकली होती क्या है? एक मीटिंग पॉइंट होता है जहां पे कस्टमर यानी कि सेलर एंड कंज्यूमर दोनों मिलते हैं, और वो जो कस्टमर होता है वो अपनी वहां से चीज को परचेज करता है, जो सेलर होता है वो बेचता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द मार्केट, जहां पे बोथ द पर्सन्स कैन मीट टू ईच अदर, ठीक है, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अभी क्या होता है, अगर जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट को दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन किए गए। एक तो है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अभी देखो क्या परफेक्ट कंपटीशन की तो हम सिंपली बात करें एक लाइन में, इसका क्या मतलब होता है? कंपटीशन मतलब मार्केट को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है कि परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि जहां पे सेलर्स एंड बायर्स दोनों इक्वल नंबर में होते हैं, लाइक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। जितने लोग बेचने वाले उतने ही खरीदने वाले। यहाँ पे किसी एक बंदे के कोई भी डिसीजन से पूरी मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। अभी सपोज करो कि एक कोई सेलर है जो क्या करेगा, प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। जब प्रोड्यूस करना बंद कर देगा ना, देन उसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज और कोई बंदा है जो कि प्रोड्यूस कर लेगा। इसी तरह से अगर बहुत सारे क्या है बायर्स हैं, देन बायर्स का भी क्या होता है कि अगर सपोज करो
यहाँ पे बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स हैं, अगर कोई एक बंदा वहां परचेज नहीं कर रहा है मार्केट में तो मार्केट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट बात होती है जब अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। लाइक सपोज करो इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने, ये सारी इम्परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोसोनी, ठीक है। तो जब तक हमको पता नहीं होगा कि बेसिकली मोनोपोली है क्या, के फीचर्स क्या हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, व्हाट इज द ओलिगोपोली, व्हाट इज द मोनोपोसोनी, दैट हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लाइक बात हो रही है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज एसोसिएटेड विद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है सिंपल, कि प्राइस में कहां कौन सी मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो देखो मोनोपोली हम एक शुरू से करते हैं। यहाँ पे देखो मोनोपोली की बात क्या हो रही है कि यहाँ पे ये सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली जो होता है ना वो होता है सिंगल सेलर। चलो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे डिफाइन करती हूं। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली सिंगल सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बंदा कोई भी सिंगल है जो प्रोड्यूस कर रहा है और वही प्रोड्यूस कर रहा है, कोई और मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो उसके बिहाफ पे प्रोड्यूस करे, ठीक है, देन क्या होगा कि कस्टमर को एनी हाउ कैसे भी वही प्रोडक्ट परचेज करना है बिकॉज मार्केट में से वही अवेलेबल है। देन जो सिंगल सेलर है ना, ये क्या करेगा, मोनोपोली को इंजॉय करेगा, ठीक है, इंजॉय करेगा, ठीक। यानी कि ये अब क्या हो रहा है कि मोनोपोली है और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट भी सेम बन रहा है, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी कि सेम एक ही प्रोडक्ट वो बना रहा है और बेच रहा है पूरी मार्केट में। उसको कोई सिंगल यूनिक प्रोडक्ट एक तरह से कि वो खुद बना रहा है और कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई डिग्री जो है ना इंजॉय करता है, हाई डिग्री इंजॉय करता है कौन, इंजॉय करता है मोनोपोली, हाई डिग्री इंजॉय करता है, ठीक है, हाई डिग्री इंजॉय करता है। यानी कि सिंगल सेलर है वो जितनी मर्जी चाहे परचेज कर सकता है, ठीक है, जितनी मर्जी चाहे बेच सकता है। और यहाँ पे क्या करता है, ये प्राइस मेकर होता है मोनोपोली, और बाकी के जितने भी सेलर्स होते हैं, जितनी भी मार्केट्स होती हैं, वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, ठीक है, ये प्राइस मेकर होता है, मोनोपोली है। सिंगल बंदा है, एक ही बंदा है जो एक कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है और खरीदने वाले उसको बहुत है। देन यहाँ पे क्या होगा कि एक ही शख्स है जो प्रोड्यूस कर रहा है, देन वो मनचाहा प्राइस चार्ज करेगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कस्टमर भी होगा, कि भाई एक्सप्लॉइट होगा, क्योंकि बंदा कोई भी जो कस्टमर है उनके पास चॉइसेस अवेलेबल नहीं है और एनी हाउ उनको वो चीज चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो रिक्वायरमेंट है, उनको यूज करना ही करना है वो प्रोडक्ट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि मोनोपोली जो होती है वो सिंगल सेलर वाला बंदा ही उसको क्या करता है, बेनिफिट उठाता है। लेकिन ये सही नहीं होता है इकोनॉमी में, बिकॉज अगर सपोज करें आप, कोई एक बंदा जिसके हाथ में सारा रिसोर्स चला जा रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है और अपनी मन मर्जी से अपने पैसे को चार्ज कर रहा है, प्राइस को चार्ज कर रहा है, वो सही नहीं है, जिससे कि कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट है, मोनोपोली हमने कर लिया। दूसरा क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, फ्यू सेलर्स होते हैं। अब फ्यू सेलर्स का मतलब क्या है, फ्यू सेलर्स का मतलब क्या है कि कुछ ही लोग हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और खरीदने वाले बहुत हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, एक बेसिक चीज है यहाँ पे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना,
जितने भी सेलर्स हैं वो लिटिल बिट अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्वालिटेटिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। वो हर कोई चाह रहा होता है कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट को बेहतर क्वालिटी का बना के प्रेजेंट करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, अभी सपोज करो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या देखो क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, देन इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाली कॉस्ट भी होती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मतलब डिफरेंट तरह की उनकी क्वालिटीज में उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटीज में अंतर है, देन वो क्या करेंगे कि किसी से कुछ प्राइस चार्ज करेंगे, किसी से कोई प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली कहाँ लाइज करेगा, यहाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कहाँ पे कौन सी मार्केट में यूज की होती है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी यहीं आएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। इसमें क्या आ जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है ना, एक सेलर कोई और तरह का प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरा सेलर कुछ और बना रहा है, यूनिक है, मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी इसने डिफर किए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करे, वहां पे वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी ऐड होता है। ठीक है, अब आपको समझ आया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे आता है। इसके अलावा बेसिकली अब क्या है, ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली बेसिकली क्या होता है कि फ्यू सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, इसमें भी फ्यू सेलर्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ओलिगोपोली में कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, ओलिगोपोली में कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं और एग्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे एक टर्म आती है टैसिट एग्रीमेंट। अगर हम ओलिगोपोली की बात करते हैं, ओलिगोपोली की अगर हम बात करते हैं, ओलिगोपोली की अगर हम बात करते हैं, इसमें एग्रीमेंट होते हैं आपस में। ठीक है, यानी कि ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, और एग्रीमेंट भी किस तरह के, टैसिट एग्रीमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके यहाँ, टैसिट एग्रीमेंट। टैसिट एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ प्राइस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, प्राइस इतना होगा, एक मार्केट, एक जो सेलर होगा वो इतना प्रोड्यूस करेगा, इतना प्राइस चार्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब, और वो एग्रीमेंट कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, जो टैसिट एग्रीमेंट होता है अमंग्स द फ्यू पीपल्स ऑफ मार्केट, जो सेलर्स होते हैं, देन उसमें क्या होता है कि वो ब्रेक नहीं हो सकता रूल, वरना डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि भाई हमने आपको एक प्राइस फिक्स्ड हुआ है कि इतने पे आपको बेचना है, और वो प्राइस क्या हो रहा है कि आप कम करके बेच रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो वो चीज यहाँ पे ओलिगोपोली में नहीं होती है। एग्रीमेंट होते हैं, प्राइस ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं कि भाई ये प्राइस होगा, इतना आउटपुट एक बंदा प्रोड्यूस करेगा, सो ऑन। ठीक है, अभी नेक्स्ट लास्ट वाला क्या बच रहा था, ये मोनोपोसोनी। मोनोपोसोनी का मतलब सिंपली क्या होता है, सिंगल सेलर एंड मोनोपोसोनी। मोनोपोसोनी का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर्स एंड सिंगल बायर्स। ठीक है, यानी एक ही बना रहा है और एक ही बेच रहा है, सिंगल सेलर्स एंड सिंगल बायर्स। ठीक है, ये मोनोपोसोनी होता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसी टर्म का, ऐसी मार्केट को डिफाइन कीजिए जहां पे एक ही सेलर होता है, एक ही बायर होता है, बना भी कोई एक बंदा रहा है और खरीद भी उसको एक ही बंदा, खरीदने वाला भी एक ही है बंदा, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोपोसोनी कहेंगे। ठीक है, देन आई होप सो आपको मार्केट का
डिटेल में समझ आ गया होगा। देखो ये में बात हो रही थी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही होता है, ठीक है। प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो हम किससे कितना प्राइस लेंगे, कौन सा मतलब, क्योंकि देखो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और वहां पे क्वालिटी में अंतर हो रहा है, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करें उनके प्रोडक्ट की तरफ। इसके लिए क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। प्राइस किसी से कितने चार्ज किए जा रहे हैं, किसी से कितने चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बात, हाँ, देन 73 क्वेश्चंस है, ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे बात हो रही है, क्वेश्चन क्या है, इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, नेशनल इनकम डज नॉट फॉल्स टू जीरो बिकॉज ऑफ। देखो क्या हो रहा है कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि भाई देखिए, अगर हम कोई भी क्या कर रहे हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर है या कोई भी बंदा अपना इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, ठीक है, देन उसका क्या हो रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लाइक अगर छोटे लेवल की भी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री अगर वो लगा रहा है, उसको पीस ऑफ लैंड चाहिए होगा, ठीक है, पीस ऑफ लैंड चाहिए होगा। इसके अलावा वो क्या करेगा कि लेबर चाहिए होगा या मशीनरी चाहिए होगी, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में जो मशीनरी या इक्विपमेंट लग रहा है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, जबकि हम ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैन नेवर बी जीरो बिकॉज जब हम कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे होते हैं ना, कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के कुछ ना कुछ इन्वेस्ट हमको करना होता है, वो कभी भी जीरो नहीं होता। इसलिए हमेशा जब ऑटोनोमस इन्वेस्ट की बात करते हैं, वो यहां से आता है, इन्वेस्टमेंट का कर्व ये बनता है। दैट मीन्स कि हम जब कोई भी चीज प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे हमारी इनकम जीरो हो, लेकिन बेसिकली हमारी इनकम जीरो हो, लेकिन हमारा जो कंजम्पशन हमारा इनकम हमारा जीरो हो, बट इन्वेस्टमेंट हमारा हमेशा हमारा क्या होगा, वो जीरो से अबव होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, नेशनल इनकम डज नॉट फॉल्स टू जीरो बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो ये सिचुएशन आपको जाननी चाहिए कि एक चीज होती है कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन है। तो अभी देखिए, सपोज करें कि अभी कोई एक बंदा है, इंडिविजुअल बंदे की अगर हम बात करते हैं, देन देखो यहां से उसका क्या जा रहा है, ये उसका जा रहा है, ये है कंजम्पशन कर्व और ये इनकम, ठीक है। इनकम शुरू में जीरो भी हो सकती है, लेकिन कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा। अभी सपोज करो कोई इंडिविजुअल बंदा है, अगर वो कोई चीज सपोज करो वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड नहीं कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बस एक नॉर्मल है कि भाई सिंपल से कपड़े पहन रहा है, सिंपल से घर में रह रहा है, लेकिन उसको जो बेसिक नीड्स है वो तो फुलफिल करनी पड़ेंगी। अब बेसिक नीड्स क्या है, खाना खाना पड़ेगा, ठीक है, मेडिसिन की जरूरत है वो लेनी पड़ेंगी, नॉर्मल कपड़े भी पहनने होंगे, ठीक है। देन क्या होता है कि अभी उसके लिए उसको कंजम्पशन करना पड़ रहा है। अभी देखो जब उसकी इनकम जीरो है ना, और ये क्या है सिचुएशन, ये डिस सेविंग वाली सिचुएशन है, डिस सेविंग है, ठीक है, डिस सेविंग। इसका मतलब क्या है कि भाई डिस सेविंग सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पे उसके पास कुछ भी नहीं है, देन वो क्या करेगा, किसी से बोरो कर लेगा या कैसे भी एनी हाउ मैनेज करेगा अपने एक्सपेंसेस को। जब उसके पास एक बार इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जब सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है, वो कभी कोई जॉब पा लेता है, देन देखो ये जैसे इनकम कर्व जा रहा है हमारा, देन धीरे धीरे ये कर्व ऐसे जा रहा है, तो कंजम्पशन कर्व नीचे आता है और ये ऊपर चला जा रहा है, तो ये सेविंग का पोर्शन है, यहाँ पे होता है हमारा सेविंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखो कंजम्पशन तो जरूर होता ही होता है, अगर इन्वेस्टमेंट भी अगर जीरो, मान ले कि भाई इन्वेस्टमेंट जीरो है, अगर इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो रहा है और नेशनल इनकम डज नॉट फॉल्स टू जीरो, वो क्यों नहीं हो सकती क्योंकि जितनी भी
कॉमन लोग हैं या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। कुछ ना कुछ मीन्स कि वो फूड आइटम्स तो उनको चाहिए, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि वो कुछ चीज पैसा खर्च करके कोई चीज खरीद रहे हैं, डिमांड हो रही है किसी चीज की, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लोली और ग्रेजुअली ग्रो कर रही है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में जहां पे इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो जा रहा है, बस नेशनल इनकम जीरो नहीं है, तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन का जो नेचर है वो ऑटोनॉमस है। समझ आ गया? क्योंकि अगर हम सपोज करो कोई भी ऐसा कोई इंडस्ट्री लगी है, कोई ऐसा बिजनेस शुरू हो रहा है जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इनकम कहीं ना कहीं से जनरेट हो रही है, इनकम कहीं ना कहीं से आ रही है। हम बात करें नेशनल इनकम की, तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे कस्टमर है, जो इंडिविजुअल है, कॉमन लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स को फुलफिल करने की जरूरत है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो मेडिसिन हो। उसके लिए उनको पैसा खर्च करना पड़ता है, डिमांड करनी होती है, जिसको जब डिमांड करते हैं तो पैसा मतलब पैसे की जरूरत होती है उनको चीजों को परचेज करने के लिए। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अभी देखो ये क्या कह रहा है, फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का बेसिकली देखो मतलब क्या है कि किसी चीज में कमी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है तो देखो बेसिकली क्या होता है कि इनकम जो होती है ना, गवर्नमेंट की जो इनकम है या हमारी कंट्री की जो इनकम है, उसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। टैक्स से भी आ रहा है, कहीं से फाइन से आ रहा है, कुछ इकोनॉमिक जनरेट कर रही है। देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज विच कैन क्रिएट इनकम। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज है। अभी क्या हो रहा है, सपोज करो जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि हाँ, अगर हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर से, तो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, यानी यहां पे क्या हो रहा है हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ये सिचुएशन ऐसी है। देखो क्या हो रहा है कि जितना इनकम जनरेट हो रहा है रेवेन्यू की फॉर्म में, लाइक कहीं से भी किसी भी सोर्सेज से, अगर इकोनॉमी की कोई भी इनकम है एक कंट्री की, वो क्या है, कम है, मतलब सॉरी रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इसमें बात हो रही है रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स, जो हम रिसीट्स कर रहे हैं वो निकालना पड़ रहा है हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हमारा हो जाएगा यानी कि एक्सपेंडिचर से जितना रिसीट्स है, जो जितना रिसीट्स होना चाहिए उसको वो कम है और एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है। ये सिचुएशन याद रखना कि रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, देन वो फिस्कल डेफिसिट हमारा कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रही हो? ये फाइनेंशियल ईयर में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये क्या कह रहा है कि चेंज इन डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर ड्यू टू द चेंजेस इन सेटरी पेरिस कॉजेज। यहां पे क्या है, हाँ, तो बेसिकली देखो यहां पे क्या है, चेंज इन डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर ड्यू टू द चेंज इन सेटरिस पेरिबेरस। अभी देखो ये एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, इसका सिंपली मतलब देखो क्या हो रहा है कि भाई जो भी हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है, ये रहा हमारा डिमांड कर्व है, ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, डिमांड कर्व, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व है। अभी क्या होता है देखो अगर दो चीजें होती हैं डिमांड कर्व में, प्राइस इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस कम हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अब प्राइस ज्यादा हो रहा है तो क्वांटिटी की डिमांड कम हो रही है। ठीक है, ये चीजें हैं बेसिकली। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सपोज करो
अगर चेंज इन डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर ड्यू टू द चेंज इन सेटरी पेरीबेरस, यानी कि अगर किसी भी रीजन की वजह से कंज्यूमर की डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, देन क्या होगा, डिमांड कर्व रिमेन अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड तो नहीं होना चाहिए, कोजेस बोथ शिफ्ट एंड मूवमेंट इन सेम डिमांड कर्व, शिफ्ट एंड डिमांड मूवमेंट ये भी नहीं होगा, देखो क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट का मतलब होता है एक सेम कर्व पे मूव करना, यहां से यहां, अगर सपोज करो प्राइस इतना है तो ये इतना डिमांड है, अगर प्राइस कम हो जा रहा है देन इतना हो जा रहा है, और कम हो रहा है तो इतना हो जा रहा है, ठीक है, प्राइस कम होने की वजह से इसमें वेरिएशंस हो रहे हैं, ठीक। अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर कंज्यूमर की तरफ से डिमांड में चेंज आ रही है, ठीक है, कंज्यूमर की तरफ से डिमांड में चेंज आ रही है, देन उसमें क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है, ये हो जाएगा मूवमेंट, यानी कि सारी बाकी चीजों को हम कांस्टेंट रख के, सेटरी पेरीबेरस का मतलब क्या हुआ कि सारी चीज फैक्टर्स को हम एक तरह से कांस्टेंट रख के इसको हम सिंपल बात देख रहे हैं कि भाई हम प्राइस को कनेक्ट कर रहे हैं डिमांड से, ठीक है, प्राइस को हम कनेक्ट कर रहे हैं डिमांड से कि भाई अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा अलोंग द सेम डिमांड कर्व, यहीं पर ही हमारा मूवमेंट होगा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाँ अब आती है देखो इलास्टिसिटी की बात हमने बात किया डिमांड का, डिमांड बेसिकली क्या होता है कि भाई डिमांड इज एसोसिएटेड विद द कंज्यूमर, के कंज्यूमर की तरफ से डिमांड हो रही है, दैट मीन्स कि उसके पास वो कोई चीज परचेज करना चाह रहा है जो, और उसके लिए उसको पैसे की जरूरत है, ठीक है। अभी यहाँ पे बात हो रही है इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में देखो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती क्या है, देखो इस बेसिकली इलास्टिसिटी क्या है, हमने डिमांड कर्व में देखा कि भाई डिमांड कर्व में यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, अगर प्राइस इतना है तो डिमांड इतनी हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड इतनी हो रही है, प्राइस और कम हो रहा है तो डिमांड इतनी हो रही है, अगर इसके बरक्स अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है तो डिमांड इतनी हो रही है, अगर प्राइस और कम हो रहा है डिमांड इतनी हो रही है, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, ये बता तो रहा है लेकिन पूरा एक्यूरेट मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा है कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी हमको ये कैलकुलेट करना जरूरी होता है क्योंकि जब डिमांड एनालाइज होता है उसी की बिहाफ पर ही एक प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्शन कर रहा होता है, ठीक है। देन अभी क्या हुआ, अभी हमको क्या करना है कि इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या, कितना चेंज हो रहा है। अभी बेसिकली क्या होता है इसमें हम देखते हैं चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन डिफरेंट फैक्टर्स। पहला रीजन होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, दूसरा होता है इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आता है, एक होता है क्रॉस, यानी कि डिफरेंट गुड्स को हम रिलेट करते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या किस तरह के गुड्स हैं जो एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। यहां पे बात हो रही है द इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब देखो क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हमने यहां पे डिमांड कर्व के थ्रू बताया था। ये देखिए ये एक डिमांड कर्व है, अगर हम यहां पे इलास्टिसिटी को मेजर करें, इलास्टिसिटी को अगर हम मेजर करें तो यहां पे क्या होता है, ये हमारा होता है E इक्वल टू इनफाइनाइट, ये होता है E ग्रेटर देन 1, ये होता है E इक्वल टू E इक्वल टू 1, ये होता है E इज लेस देन 1 और ये होता है E इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो ये हमारा यूनिटरी वाला पोर्शन है, यूनिटरी इलास्टिक कहलाएगा ये, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा मोर इलास्टिक कहलाएगा, ठीक है, मोर इलास्टिक। और ये क्या कहलाएगा, लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। इसका मतलब क्या हो रहा है, लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है,
कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें अगर प्राइस में चेंज आ रहे हैं तो उसकी डिमांड पे ज्यादा चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन वाले ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका नेचर ऐसा है जो कस्टमर को चाहिए ही चाहिए और उसको यूज करना है। उसमें मोस्ट एसेंशियल आइटम्स भी आ सकते हैं और कुछ भी ऐसे गुड्स आ सकते हैं जो एक इंसान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसलिए यहाँ पे लेस इलास्टिक हो जा रहा है कि भाई डिमांड, इलास्टिक का मतलब क्या, हम डिमांड में चेंज नहीं ला सकते। लेस इलास्टिक बेसिकली क्या है कि इलास्टिक का मतलब क्या है कि डिमांड में हम कितना चेंज ला सकते हैं ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, इनकम और द अदर फैक्टर्स। यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं कि ये लेस इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में कितना भी चेंज आ रहा है बट यहाँ पे डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि नेचर ही गुड का ऐसा है। इसमें इसेंशियल आइटम्स आ सकते हैं। इसेंशियल आइटम कौन से होते हैं, लाइक फूड आइटम्स हो गया, फूड हो गया, है ना, फूड आइटम्स हो गए और मेडिसिन हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये लेस इलास्टिक वाले में आ जाएगा। ये क्या है, मोर इलास्टिक। ये ऐसे गुड्स होते हैं कि भाई इनमें चेंज लाया जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी इंसान के लिए नहीं है, या है तो फिर हम उसको डिले कर सकते हैं कि हम बाद में उसको परचेज कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझे पहले। इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का बेसिकली मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन ये पूछ रहे हैं। हमने बात करी यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी की, तो क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी देखो क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी इसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स देखे जाते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट बेसिकली कौन से होते हैं, जो जिसको हम क्या करते हैं, कहते हैं कि एक गुड को रिप्लेस करके दूसरे गुड को यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं पेप्सोडेंट एंड कोलगेट। ठीक है, पेप्सोडेंट एंड कोलगेट। और इसका एग्जांपल क्या है, देखो पेप्सोडेंट और कोलगेट दोनों सेम ही प्रोडक्ट है, मतलब अलग कंपनी का है, अलग हो सकता है इनका टेस्ट हो, लेकिन दोनों का काम सेम है। पेप्सोडेंट को भी हम एज अ टूथपेस्ट यूज करते हैं और कोलगेट को भी। ठीक है, अगर सपोज करो तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर एक अवेलेबल नहीं है, ये शॉर्टेज ऑफ वन प्रोडक्ट है, या प्राइस ऑफ पेप्सोडेंट इंक्रीज हो गया है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे को प्रेफर करेंगे। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जब हम जॉइंटली कोई दो प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। उसका एग्जाम्पल हो सकता है बाइक एंड पेट्रोल। दूसरा क्या हो सकता है, बाइक एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। इसका मतलब देखो क्या होता है कि विदाउट इंक वी कांट यूज पेन। अगर हमारे पेन में इंक नहीं है तो वो यूजलेस होगा, हम यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बाइक में पेट्रोल नहीं है तो वो किस काम की है, हम चला ही नहीं सकते उसको। देन ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हमको साइमल्टेनियसली यूज करना होता है। ठीक है, देन अभी बात यहाँ देखो क्या होता है, अगर इसका प्राइस बढ़ रहा होता है तो इसकी डिमांड कम हो जाती है, इसमें क्रॉस इफेक्ट पड़ता है। और अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही होती है तो इसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, एक का प्राइस बढ़ रहा है दूसरे की डिमांड कम हो रही है, एक का डिमांड बढ़ रहा है दूसरे की प्राइस कम हो रही है, ऐसे होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखो बेसिकली क्या होता है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, पेप्सोडेंट हो गया, है ना, पेप्सोडेंट हो गया, या टी एंड कॉफी हो गया, टी एंड कॉफी। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, टी एंड कॉफी में कि अगर टी मतलब बोथ आर ड्रिंकेबल आइटम्स, टी को भी हम नाश्ते में लेते हैं, या मतलब कॉफी को भी, दोनों ही क्या है, ड्रिंकेबल है, कंज्यूम करते हैं हम। ठीक है, अगर टी किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे कॉफी। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ क्वेश्चन हमारा ये था, ये द इलास्टिसिटी ऑफ अ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर है और इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर है। इलास्टिसिटी का मतलब देखो क्या हो रहा है कि भाई अगर एक फैक्टर्स
एक गुड अवेलेबल है, उसका प्राइस बढ़ जा रहा है या कुछ भी ऐसा हो जा रहा है जिसकी वजह से हम वो परचेज नहीं कर सकते, तो देन हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट को हम परचेज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे यूनिटी तो होगा नहीं, है ना, यूनिटी नहीं होगा, बिकॉज यूनिटी का मैं बता चुकी, जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही उसमें चेंज आएगा। लेस देन 1 होगा, ये भी नहीं होगा। ग्रेटर देन 1 होगा, ये क्या कह रहा है, द इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर्स सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा इनफाइनाइट होगा। समझ आ रही है, यानी कि हम इनफाइनाइट टर्म सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरा क्या करेंगे, दूसरा चूज कर लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है अ बजटरी डेफिसिट मीन। बजट आप समझते हैं किसे कहते हैं, बजट बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इंडिविजुअल बंदे की बात करते हैं, हमारा अगर कोई बजट है, यानी कि हमारी कितनी परचेजिंग पावर है, यानी हाउ मच वी आर हैविंग परचेजिंग पावर पैरिटी, हमारा कितना कैपेबिलिटी है, कितना बजट है, ठीक है, उसके हिसाब से हम मार्केट में डिमांड करने जाते हैं। इसी तरह क्या, और फिर एलोकेशन भी करते हैं हम अपने बजट में से कि भाई हमको पहले ये चीज परचेज करनी है, ये करनी है, ये करनी है, उसकी प्रायोरिटी हम डिटरमाइन करते हैं कि भाई हमको ये पहले परचेज करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा इंडिविजुअल बजट। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या बात हो रही है, गवर्नमेंट बजट की। डेफिसिट हमने बता दिया, कोई चीज कमी की, यानी सपोज करो हमने बात करी थी फिस्कल डेफिसिट की, जहां पे क्या हो रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू जो है एक्सपेंडिचर से कम है। ठीक है, कैपिसिट वो जो है कैपिटल रिसीप्ट्स वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे आ जाता है कि हाँ, यहां पे बेसिकली हम दो चीजों को कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ ये रहा, इसमें ये आ जाएगा बेसिकली, देखो टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, यानी जितना हमारा टोटल रेवेन्यू हमारी क्या है, टोटल इनकम, टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू आप जानते हैं। ठीक है, वो टोटल एक्सपेंडिचर आप जानते हैं, अगर टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू दैट इज कॉल्ड द बजटरी डेफिसिट, यानी आपका जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, देन वो क्या होगा, हमारा बजटरी डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हमने जब हमने नेशनल इनकम डिस्कस किया उसमें बात करी थी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बेसिकली हम जानते हैं कि इनकम होता क्या है ना, बेसिकली नेशनल इनकम क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अलावा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जो जीडीपी हमारा विद इन इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन अ ईयर, ठीक है, उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसको जीडीपी को हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट करते हैं और फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अभी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देखो क्या होता है, ये क्या है, अगर हम बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये देखो बात हो रही है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, जो जीडीपी है उसमें हम ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो हमारी इंडिया का बिजनेस है या इकोनॉमी है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दूसरी कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है। कुछ हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जो भी यहाँ से जा रहा है या वहां से जो भी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट मतलब रेमिटेंसेस की फॉर्म में आ रहा है या गिफ्ट्स की फॉर्म में आ रहा है या इनकम की फॉर्म में आ रहा है, वो हम कुछ बाहर की कंट्री से हमारे आ रहा है, कुछ हमारी कंट्री से बाहर की तरफ जा रहा है, जो उसका डिफरेंस होता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम कैलकुलेट ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी ये क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस, अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट हम निकालें, ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये कर देते हैं। ठीक है, इससे नेट निकल आता है।
अभी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम क्या करते हैं, नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, देन इसमें अब बेसिकली क्या होगा कि ये कह रहा है कि इसमें जो है ना डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें हम डिफरेंस कहां पे देखेंगे, नेट फॉरेन एड भी नहीं आएगा, नेट बोरिंग फ्रॉम द एब्रॉड भी नहीं आएगा, नेट एक्सपोर्ट भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, बेसिकली इन्हीं का डिफरेंस होता है कि भाई कितना हमारे यहाँ से जा रहा है, कितना वहां से आ रहा है, उसी को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन है ये भी बेसिकली हमारा मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द इनकम। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है, 4 सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें ये बताया जा रहा है, डिफरेंट सिचुएशन दे रखी है। अभी आपको ये पिकअप करना है कि ऐसी सिचुएशन बताएं जिसमें इनकम नहीं बढ़ेगी। तो देखो क्या हो रहा है, नॉट रिजल्ट ऑफ इन एन इंक्रीज इन द इनकम। देखो अगर ऑटोनोमस स्पेंडिंग बढ़ रही है, स्पेंडिंग अगर बढ़ रही है, स्पेंडिंग का मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इनकम बढ़ेगी, है ना। जब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होगा उसकी वजह से क्या होगा कि जब एक्सपेंडिचर होगा, सपोज करो ये ब्रिज बना रहे हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को जॉब्स मिलेगी। ठीक है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि इनकम इंक्रीज होगी, है ना, इनकम इंक्रीज होगी। तो ये रीजन तो होगा नहीं, ऑटोनोमस एंड इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ऑटोनोमस, ये क्या है, डिक्रीज इन द ऑटोनोमस टैक्सेस। ठीक, डिक्रीज इन ऑटोनोमस टैक्सेस, इससे क्या होगा, टैक्सेस डिक्रीज होने से क्या होता है, इनकम बढ़ती है क्या, टैक्सेस डिक्रीज होने से, सोचें आप। नेक्स्ट क्या, एंड इंक्रीज इन ऑटोनोमस ट्रांसफर। अगर ऑटोनोमस ट्रांसफर का मतलब क्या है, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म में पैसा दे रही है जो कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में यूज नहीं हो रहा है, लाइक पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, किसी को ग्रांट्स दे रही है, या फिर गिफ्ट्स दे रही है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, हमारा ऑटोनोमस ट्रांसफर है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तब इनकम बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, नेट इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, इससे क्या होगा, एंड इंक्रीज इन नेट टैक्स रेवेन्यू। अगर नेट टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इससे भी इनकम बढ़ेगी, है ना। नेट टैक्स रेवेन्यू अगर हमारा बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, बेसिकली नेट, आप समझे कि नेट मतलब किस चीज का डिफरेंशिएशन होगा, इसकी अगर बढ़ रहा है तभी भी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, अभी बेसिकली ये पूछ के रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन इनकम। तो इंक्रीज इनकम बेसिकली क्या होना चाहिए, अ डिक्रीज इन ऑटोनोमस टैक्सेस। अगर टैक्सेस डिक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी इनकम पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बेसिकली कौन कौन से लिंक करेंगे, ये तीनों करेंगे। ठीक है, जिससे हमारी इनकम बढ़ेगी, बट कौन सा रिजल्ट नहीं है जो इनकम नहीं बढ़ेगी, डिक्रीज इन ऑटोनोमस टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ अब आती है बात बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक। इससे क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक से मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज वॉलंटरी स्ट्रक्चर। देखो बात क्या हो रही है, सबसे पहले आप ये समझे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स वांट्स टू गेट जॉब बट दे आर नॉट गेटिंग। ठीक है, लोग को काम चाहिए बट उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब चाहे वो स्किल्ड लोग हो या अनस्किल्ड लोग हो। ठीक, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता ये है कि लोग काम की तलाश में है बट काम मिल नहीं रहा है, ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना। अभी ये पूछ रहा है क्वेश्चन बेसिकली है क्या, मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज, ज्यादातर अभी डिफरेंट तरह के है, वॉलंटरी है, स्ट्रक्चरल है, फ्रिक्शनल है एंड टेक्निकल है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है कि डिफरेंट तरह के यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दे रखे हैं।
अभी ये पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि भाई टेक्निकल का मतलब टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यानी कि एक ऐसा मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसे स्किल्ड लोगों के अंदर है जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से ऑपरेट कर सके। ठीक है, बट हम वो चीज यहाँ पे लिंक नहीं कर सकते बिकॉज हम जानते हैं कि भाई हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और हमारी अभी भी इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, टेक्निकल नहीं होगा। फ्रिक्शनल क्या है? फ्रिक्शनल का काम देखो बेसिकली क्या है, अगर सपोज करो कोई बंदा है जिसको काम की बहुत जरूरत है बट वो पढ़ रहा है, ठीक है, 12th कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, सपोज करो वो ग्रेजुएशन कर रहा है और while he is doing graduation he started to do a work, उसने ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ काम करना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अभी सपोज करो उसको बहुत कम सैलरी मिल रही है लेकिन उसके सर्वाइवल के लिए वो इनफ है, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है कि सर्च कर रहा है कि भाई जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा मैं इस काम को छोड़कर उधर उसको क्या करूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, तो कुछ वक्त के लिए जो वो जॉब कर रहा होता है अपने सर्वाइवल के लिए और तलाश में होता है कि मैं क्या करूंगा, नई और कोई जॉब मिल जाएगी मुझे जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा तो मैं ये छोड़कर उसको ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ऐसा भी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है इंडिया में। ठीक है, अभी क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी, देखो स्ट्रक्चरल बेसिकली क्या होता है कि भाई बेसिकली यहाँ पे क्या स्किल्ड की बात हो रही है लोगों की, कि लोगों में किस तरह का स्किल्ड है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है उस दो हमारी पॉपुलेशन कैसी, स्किल्ड भी होती है अनस्किल्ड भी होती है। जो अर्बन के लोग हैं वो स्किल्ड लोग होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उनके हेल्थ पे काम किया जाता है, दे आर मोर हाईली स्किल्डफुल और द एजुकेटेड लोग होते हैं। ठीक है, और जो रूरल एरियाज के, रिमोट एरियाज के लोग होते हैं वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनमें ज्यादा स्किल्ड नहीं होती है, उनको एज अ फिजिकल लेबर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसके अकॉर्डिंग 53% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया में जो जिनका मिसमैच देखा जा रहा है। मिसमैच किसमें देखा जा रहा है, स्किल्ड के बिहाफ पे। ठीक है, यानी कि उनमें स्किल्ड का गैप है, जो जॉब्स अवेलेबल हैं बट उनमें इतना स्किल्ड नहीं है कि वो उसको उस जॉब के लिए हायर किए जा सके। ठीक है, देयर इज अ ह्यूज मिसमैच बिटवीन स्किल्ड पर्सन और द जॉब। ठीक है, यानी कि वो अनस्किल्ड है और जॉब एक स्किल्ड इंसान के लिए है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये एक मतलब सर्वे हुआ था जिसमें 53% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में ऐसी है जहां पे मिसमैच है, और उसी को हम स्ट्रक्चरल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। और हमारे इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो भी स्ट्रक्चरली है। ठीक है, स्ट्रक्चरल का बेसिक मतलब क्या है कि जहां पे मिसमैच हो इंसान की स्किल्ड में और जॉब में। ठीक है, अभी बात बच रही है वॉलंटियर की। तो देखो बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट हैं, वॉलंटरी हो गया, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इसके अलावा और कौन से हैं, डिस्गाइज्ड हो गया, और एक और आता है हमारा वो, और भी कई सारे अनएम्प्लॉयमेंट है जो मैं जब डिटेल में मैं अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा रही होंगी उसमें बेसिकली सारे कवर हो जाएंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे 2-3 डिस्कस किए हैं, एक का हमने आंसर बता दिया, वॉलंटरी है, और भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में पाए जाते हैं, वो मैं जब सिलेबस पढ़ा रही होंगी उसमें कवर अच्छे से प्रॉपरली कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि हमारे ये सारे जितने भी 80 क्वेश्चंस थे किसके, इकोनॉमिक्स के, वो हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, आई होप कि आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखें याद रखें कि जब भी आप
कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामने रखें और सिलेबस सामने रखें, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। ये तो हमने सिर्फ एक 2003 एंड 24 का ही सॉल्व कराया है, इसके बाद हम और भी पेपर सॉल्व कराएंगे जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छे हो जाएगी। ठीक है, देन आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।